हमारा खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। हम इस खास कार्यक्रम में हर रोज एक विधायक के साथ जुड़ते हैं, उनसे उनके हलके की बात करते हैं, वहां के लोगों की बात करते हैं, वहां के मुद्दों की बात करते हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारी इस खास पेशकश में जो विधायक हैं रेवाड़ी से चिरंजीव राव, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। वो चाहे अपने क्षेत्र में बात रखनी हो या फिर सदन में ही क्यों ना रखनी हो। तो आज उनसे बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। राजनीतिक पृष्ठभूमि अच्छी हो तो टिकट मिलने से लेकर जीत आसान हो जाती है। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव की जीत में भी यही दिखाई दिया। राजनीति में आका नहीं तो चुनाव जीतना तो दूर, टिकट मिलने तक के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन पिता कैप्टन अजय यादव की मेहनत की बदौलत चिरंजीव राव 33 साल की उम्र में दिग्गजों को पछाड़ते हुए दादा पिता की राह पर चल निकले। परिवार में तीसरी पीढ़ी का पदार्पण भी जीत के साथ हुआ। इससे पहले चिरंजीव के दादा राव अभय सिंह 1952 में रेवाड़ी से पहले विधायक बने थे। सेना की नौकरी छोड़कर आए कैप्टन अजय यादव 1987 में हुए चुनाव में जीतकर विधायक बने। इसके बाद लगातार 6 बार 2009 तक चुनाव जीतकर रेवाड़ी सीट से विधायक बनते रहे। मोदी लहर में कैप्टन की जमीन खिसक गई और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। महज 5 साल के अंतराल में कैप्टन अपनी खिसकी जमीन को पाने और बेटे को भी विधानसभा सदस्य बनवाने में कामयाब हो गए। 33 वर्षीय चिरंजीव का ये पहला चुनाव था और जीत भी गए, लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। देखो, रेवाड़ी विधानसभा के साथ मैं मानता हूं आज जो रेवाड़ी की हम लोगों से जो भूल हुई है कि एक्सीडेंटल विधायक बन गया यहाँ से, पार्टी का नुमाइंदा नहीं जीत पाया, तो वो उसका खामियाजा तो भुगत रही है रेवाड़ी। विधायक भी अपने लेके पानी के अंदर घुस जाता है, पजामा ऊपर करके, और कभी भैंसों के पीछे, कभी कटड़ों के पीछे, कभी बछड़ों के पीछे घूमता रहता है और कोई काम तो है नहीं उसके। विरोधियों ने एक्सीडेंटल विधायक कहा तो जीतने के बाद पिछले 2 साल में विधायक चिरंजीव राव ने अपने रेवाड़ी विधानसभा सहित पूरे दक्षिण हरियाणा की प्रमुख मांगों और समस्याओं को विधानसभा में रखने की भरपूर कोशिश की और एक नेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। तो आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे चिरंजीव राव से और जानेंगे उनके हलके की समस्याओं से दो चार हो रही जनता को कैसे विकास की नैया पर सवार कर वैतरणी पार करवाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज बात करेंगे चिरंजीव से उनके क्षेत्र के बारे में और मुद्दों के बारे में। प्रदेश के मुद्दे भी बड़ी बेबाकी से वो सदन में उठाते रहे हैं। चिरंजीव राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिरंजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खबर पास का खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करूँगा आपके सभी दर्शक जो आज मुझे यहाँ देख पा रहे हैं सभी स्वस्थ हैं। और देखिए, पिछले 2 साल में मेरी कोशिश ये रही कि जिस तरह से मेरे दादा स्वर्गीय राव अभय सिंह इस इलाके से 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता 6 बार यहाँ से विधायक रहे। आपको बताना चाहूँगा 2014 तक वो यहाँ पर विधायक रहे। और मुझे पहली बार जब लोगों ने यहाँ चुनकर भेजा तो मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं ये बदकिस्मती रही पूरे प्रदेश की कि ये सरकार यहाँ पर आई जो है। पिछले 2 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कोई विकास नहीं हो पाया। और अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था मेरे बड़े भाई सुनील जी कम से कम मेरे वो काम की तो बड़ाई कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से चाहे अपना कुर्ता ऊपर करके मैं पानी के अंदर घुसा, गंदे पानी के अंदर, चाहे मैंने बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं वो ये तो मानते हैं कि विधायक ने अपना जो काम है वो बेबाकी के साथ किया, सही तरीके से किया। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना लेकिन चाहूंगा। वो एक बात और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले जो 3 साल बचे हैं उसके अंदर भी एक विपक्ष के विधायक होने के नाते मैं सभी मुद्दों को इसी बेबाकी के साथ उठाऊं। लेकिन और आज आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका खास तौर पे धन्यवाद रखना चाहूंगा कि आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता ही नहीं, आज पूरे प्रदेश की जनता देखेगी कि इस तरह से एक विपक्ष का विधायक भी अपने जो काम है वो किस तरह से निकलवा सकता है। ठीक है, आपने सुनील जी की एक बात का जिक्र किया कि वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप अपना लग जाते हैं, मतलब सैनिटाइजर लेकर के निकले हैं तो फिर पूरे तरीके से लग गए हैं, मतलब बाहें संगवा के अपनी। लेकिन एक बात और वो कह रहे थे, एक्सीडेंटल विधायक, ऐसा क्यों?
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरी पृष्ठभूमि है राजनीति की वो आज की नहीं है। मैं 2010 के अंदर प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था और 3 साल मुझे वहां काम करने का मौका मिला। उसके बाद संगठन के अंदर मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी। पूरे देश का मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाकर पूरे देश में घूमने का मुझे मौका मिला। मैं गुजरात गया, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, पूरे देश के अंदर मैंने संगठन के लिए काम किया। और जब 2019 के चुनाव हुए तो पार्टी ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संगठन के अंदर 16 साल दिए, 16 साल काम करने के मुझे बाद पार्टी ने टिकट दिया। और जो मेरे भाई हैं सुनील जी, उनको जो टिकट मिली है वो उनके आका की वजह से मिली है। उन्होंने उनके पोस्टर लगाए पूरे रेवाड़ी के अंदर, उनको टिकट दे दी। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा, शायद उनको कहने में गलती होगी, वो एक एक्सीडेंटल कैंडिडेट थे। मुझे हराने के लिए आपको आज बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी रेवाड़ी आए, हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार रेवाड़ी आए, अमित शाह जी आए, उसके अलावा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो रेवाड़ी आए आखिरी दिन। इन सब के बावजूद मैं जीत कर आया। उसका कारण यही रहा कि यहाँ की जो जनता है वो जानती है कि मेरे पिता ने इस इलाके की सेवा करी है। मेरे जो दादा हैं वो यहाँ से 3 बार विधायक रहे। हमारी जो छवि है वो साफ छवि है, इस वजह से लोगों ने हमें चुना। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक्सीडेंटल एमएलए नहीं हूँ, वो एक एक्सीडेंटल कैंडिडेट थे बीजेपी की वजह से, इसलिए ठीक वो है। हार गए। कहीं ना कहीं उनको हाँ। मलाल इस बात का है कि वो विधायक नहीं चुन पाए, और उनके आस पड़ोस के विधायक देखते हैं वो किस तरह से वो मलाई खा रहे हैं, उनको वो मलाई नहीं मिल पा रही है, इस बात का उनको मलाल है। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही कहूंगा कि उनको लंबी उम्र दे और उनको समझ भी दे कि किस तरह से किसी के बारे में बात की जाती है। अच्छा, अभी आपने भी जिक्र किया क्योंकि आपके पिता भी एक लंबा अनुभव उनका और एक विधायक के नाते भी, मंत्री के नाते भी, सत्ता में रहने का भी उनका अनुभव रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है रेवाड़ी के विकास को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं हमेशा से ही। उसको लेकर भी सुनील जी ने एक और बात कही है, मैं चाहता हूँ एक बार वो भी आप सुन लें, फिर एक साथ उन पर भी जवाब आ जाएगा आपका, और उसके बाद फिर कुछ जनता के भी सवाल हैं वो भी सुनवाएंगे। लेकिन सुनील मुसेपुर से एक उनकी तरफ से भी एक और बयान आया, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। तो उनका भी एक बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अजय सिंह यादव 30 साल से वो अपने घर के बाहर का पानी नहीं निकलवा पाए, आज वो धारोड़ा में घूम रहे हैं। 30 साल से जिन्होंने इस रेवाड़ी को चूसा राज करा, आज उसका छोरा विधायक बढ़ गया, 5 साल ये खराब कर देगा। ये रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि पिछली 35 साल से ऐसे बाप बेटे का राज चल रहा है, जिसको रेवाड़ी की जनता चाहती मात्र 26% वोटों से विधायक बनाए। और आने वाले टाइम में जनता इसका हिसाब भी लेगी कि 35-40 साल जिस शहर को पीछे छोड़ दिया, उसमें दोनों बापू बेटा राज करने के लिए जगह जगह चक्कर काटते घूम रहे हैं। आपने सुना उनका ये बयान, मैं चाहता हूं इस पर भी आप जवाब दें। और क्यों नहीं ये माना जाए कि आपके पिता राजनीति का इतना, मतलब एक राजनीतिक परिवार से थे आप, तो उसी का आपको फायदा मिल गया? देखिए, मेरे जो पिता थे वो लगातार, मैं कहना चाहूंगा 6 बार यहाँ से विधायक रहे, 3 बार वो सत्ता में रहे, 3 बार विपक्ष में रहे। और पिछले 5 साल से क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी और 2 साल से मैं विपक्ष में हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि 15 साल हम लोग यहाँ सत्ता के अंदर रहे। और उस दौरान देखिए सबसे बड़ी मांग इस इलाके की क्या थी? इस इलाका पिछड़ा था शिक्षा के मामले में, तो मेरे पिता ने यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोली। उसके बाद आप देखिए खरगड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया, आपका गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 18 में खोला गया, पॉलिटेक्निक लिसाना के अंदर खोला गया। उसके अलावा रेवाड़ी के अंदर कोई क्लब नहीं था, जिमखाना क्लब रेवाड़ी के अंदर बनाया गया। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वो सारी मेरे पिता ने यहाँ पर बनाई। उसके अलावा आप देखिए सिविल हॉस्पिटल हमारे समय के अंदर बना। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर हमारे समय के अंदर यहाँ पर बना। पॉलीक्लिनिक देखिए, रिजाकला पार्क देखिए, आपकी जितनी भी पीएचसी सीएचसी बनी, चाहे वो अकेड़ा के अंदर हो, संगवाड़ी में हो, धारवेड़ा में सीएचसी हो, ये सब जो था मेरे पिता जब यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, उस दौरान बना। रेवाड़ी के अंदर करीबन 15 हर्बल पार्क खोले गए जब वो फॉरेस्ट के मिनिस्टर रहे। उसके अलावा बाल भवन और आपका जो रेड क्रॉस है वो भी मेरे पिता के समय के अंदर खोला गया। आस्था कुंज जो है वो भी मेरे पिता जब यहाँ से विधायक रहे तब खोला गया। यहाँ पर जो इरिगेशन रेस्ट हाउस है, पावर रेस्ट हाउस है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, वो मेरे पिता के कार्यकाल के अंदर खोला गया। करीबन 7 हमारे मेगा जो पावर हाउसेज हैं वो लगाए गए, चाहे वो गंगाईचा जाट में हो, बालिया कला में हो, ढाकिया में हो, कालूवास में हो, काकोड़िया के अंदर हो।
आपके जितने भी स्टेडियम थे रेवाड़ी के अंदर, चाहे वो आकेड़ा में हो, गुजरघटाल में हो, बूडला में हो, वॉर मेमोरियल हो, वो सब कुछ मेरे पिता के जो 15 साल का कार्यकाल था उस दौरान था। मैं मेरे भाई से पूछना चाहूंगा, जब हम लोग 10 साल सत्ता में थे, तब इनके जो राव इंद्रजीत जी हैं वो भी यहाँ पर केंद्र के अंदर मंत्री थे। उनसे जरा सवाल कीजिए कि आज उनको 35 साल हो गए हैं राज करते हुए। जब हमारे साथ थे, कांग्रेस में थे, तब भी वो सत्ता का सुख भोगा, और जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तब उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उनसे ये पूछिए उन्होंने क्या किया। आज जो सैनिक स्कूल है, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वो भी उस कांग्रेस कार्यकाल के अंदर बनाया गया। इनके समय के अंदर क्या हुआ आपको बताना चाहूंगा। इनके समय के अंदर दो ही चीज इन लोगों ने करी। इन्होंने 7 स्टार जो है अपने पार्टी का दफ्तर खोल लिया रेवाड़ी शहर के अंदर, पॉश इलाके के अंदर। एक इन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की नई बिल्डिंग बनाई, जिसके अंदर इनके जो मंत्री विधायक आते हैं वो वहां पर आराम करते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कोशिश ये करी कि जब तक लोगों ने हमें सत्ता के अंदर रखा, हम लोगों के काम कर सके। और आज अगर विपक्ष में हो तो विपक्ष के नौता के तौर पे होते हुए भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इलाके के सभी मुद्दे उठाऊं। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें आपने बताई आपके पिता के कार्यकाल में जो काम हुए, और हम देख रहे हैं कि आपकी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि आप सैनिटाइजर लेकर निकल पड़े, उसके बाद आप सदन में भी आप बात उठाते हैं। इतनी बड़ी बुकलेट है मेरे पिता के कार्यकाल की। ये सारी जो बुकलेट आप देख रहे हैं, ये सारे काम है जो उन्होंने 15 साल जब वो मंत्री तब उन्होंने नहीं, यही हम जानना चाह रहे हैं। आप चाहूंगा मैं यही चिरंजीव जी मैं यही जानना चाह रहा था। सुनील जी अभी कह रहे थे ये दुर्भाग्य रहा रेवाड़ी का कि यहाँ से विपक्ष का विधायक बन गया। ये तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि सत्ता के अंदर ये लोग आ जाते तो रेवाड़ी का विकास हो जाता। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसी पर मैं पूछ रहा था। तो स्वयं ये लगा रहे हैं। मैं इसी पर पूछ रहा था। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था चिरंजीव जी, जो आपने जिक्र अभी उनकी बात आपने पकड़ ली कि अगर उनको चुन लिया जाता है या बीजेपी के नेता को चुन लिया जाता, आपको न चुन करके, तो हो सकता है विकास जो है और ज्यादा तेजी से होता। अब तो सब रुका पड़ा है। इसी मसले पर हमने जनता से भी बात करी, आपको भी सुनवाते हैं, और आप भी, मुझे लगता है कि चलिए पहले आप ही बता दीजिए कि जनता किस तरीके की बातें आपके कार्य के बारे में कर रही होंगी। इन 2 सालों की अगर बात करें, आप अपने पिता का तो कार्य बता रहे हैं, लेकिन हम इन 2 सालों के बारे में कर रहे हैं। हमने भी बात करी जनता से, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है और क्या कह रही होगी जनता, मैं पहले आपसे आपका एजम्पशन जानना चाहूंगा। देखिए, मेरे इस इलाके की सबसे बड़ी मांग थी कि यहाँ पर एम्स बने। उसकी आवाज मैंने लगातार उठाई। 2014 के अंदर यहाँ पर घोषणा हुई कि मनीषी के अंदर एम्स बनेगा। फिर 2019 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने घोषणा करी कि यहाँ एम्स बनेगा। पर पिछले 2 साल से, मैं जब से यहाँ विधायक हूँ, लगातार मैं इसकी आवाज उठा रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर एम्स बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरी आवाज का असर हो रहा है, और उस जनता की आवाज का असर हो रहा है कि आज वहां पर एम्स बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता की आवाज के अंदर ताकत होती है, उसी वजह से आज एम्स यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बन सकता है। बेसहारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मसला इस इलाके के अंदर था। आए दिन हम देखते हैं रेवाड़ी के अंदर एक्सीडेंट होते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों के अंदर रेवाड़ी के प्रशासन ने बहुत बड़े बड़े इश्तिहार दिए थे अखबार के अंदर, जिसपे उन्होंने कहा था कि हमारा जो रेवाड़ी शहर है वो आवारा पशु मुक्त है। जब मैंने इसकी आवाज उठाई, उसके बाद हमारे धारवाड़ा के अंदर एक गौशाला खुली गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक होने के नाते मैं तो अपनी आवाज उठाता ही हूँ। मतलब ये अच्छी बात है। फिर अभी मेरे भाई सुनील कह रहे थे कि धारवाड़ा के अंदर गंदे पानी के अंदर जो विधायक है वो अपना पजामा ऊपर करके वहां पर जा रहा था। वो पजामा ऊपर करने का ही असर है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 148 करोड़ का एसटीपी प्लांट बनाने के लिए वहां पर टेंडर छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं विपक्ष का विधायक जरूर हूँ। जितने काम एक पक्ष का विधायक करा सकता है, कहीं ना कहीं मैंने विपक्ष के विधायक होने के नाते उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। उसी कारण से ये कहीं ना कहीं आपको एक बात मेरी और सुन लीजिए। फेम मैगजीन है जो एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, जो टॉप 10 विधायकों का हर साल चयन करती है। उसके अंदर मेरा नाम वहां पर उन्होंने स्वयं दिया है कि एक ऐसा विधायक जो विपक्ष में होते हुए भी अपनी आवाज जो है बेबाकी के साथ उठाता है, इसलिए मुझे उन्होंने भी चुना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मुद्दा है वो तो यही रहता है कि लोगों की आवाज कम उठाएं। चलिए, आपने बात कही, आपको टॉप 10 विधायकों में एक मैगजीन ने चुन लिया, बहुत सारी बातें आपने भी बताई, बहुत से मसले उठाए और विपक्ष में होने के नाते काम आपने बखूबी से करवाया।
अब इसमें कुछ बातें जो लोगों से हमने करी और लोगों ने जो कहा वो एक बार आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर भी बात कर लेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं, रेवाड़ी की जनता जो कह रही है, वो एक बार आप सुनिए। कैप्टन अजय यादव की मेहनत बदौलत कोई हम खास नहीं दे पा रहे हैं ग्राउंड पे, जो कि टोने बड़ी पड़ी है यहाँ पे। क्योंकि मैं इसके लिए मेन कारण इस चीज़ को मानता हूँ कि एमपी किसी और गवर्नमेंट का बन गया और विधायक किसी और गवर्नमेंट की, तो ये मिलजुल के काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। विधायक की सरकार, तो विधायक तो है लेकिन सरकार उस तरह की नहीं है, क्या कर सकते हैं, सेंटर का काम है। रेवाड़ी विधानसभा में अभी जो चल रहा है वो कहीं छोटी मोटी मिस्टेक है, बाकी बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब निराधार मतलब खराब हो रहा है, कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है, मैं मान रहा हूँ इस बात के लिए, लेकिन उसके लिए डीसी साहब ने और सीएम साहब ने आदेश कर दिए कि जहाँ टूट फूटे उसको रिपेयर कराई जाए। रेवाड़ी के हालातों की आप सभी को ही मालूम है, उसके मद्देनजर देखते हुए पानी का जल भराव सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या जल भराव की। नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से दावे कर रही है लेकिन विकास तो हुआ नहीं ना। मैं एक छोटी शॉप चला रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं गाड़ी लेके कौन सी बस गांव से आता हूँ, मुझे आधे घंटे का समय लगता है धारासुंदी क्रॉस करने के लिए। अपना कोई व्हीकल निकालना चाहे तो इतना ट्रैफिक है, कोई पुलिस वाले काम नहीं करते। अच्छी भाजपा की सरकार आई है, पहले कहते थे अच्छे दिन तो कहाँ है, हर इंसान के बुरे दिन आए। रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहे, इस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हो रहा। जो भी काम हम ये जो कांग्रेस का विधायक है कि चिरंजीव राव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में घूम रहा है, बार बार अपनी समस्या उठा रहा है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है जो फिलहाल की वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। समस्याएं तो बहुत सारी हैं यहाँ, रोड सारे टूटे पड़े हैं, बिजली की भी परेशानियाँ होती रहती हैं, पानी के गड्ढे पड़े हैं सारे। जी, तो विधायक को लेकर क्या कहेंगे? 2 साल हो गए चुने हुए विधायक आपने। विधायक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है, जब भी लोग फोन करते हैं हमेशा उनमें उनके बीच जाके खड़ा होता है। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। चिरंजीव, आपने सुना कि ये तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, विधायक को फोन करते हैं तो लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं, बिजली की हो, पानी खड़ा हो जाता है, वो आप जानते ही होंगे, वहां रहते हैं। इसके अलावा और ये भी जिक्र आया कि आपके घर के बाहर की सड़क पर ही पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है बारिश में। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रैफिक जाम है, अतिक्रमण है, ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। लोग इनसे दो चार होते रहते हैं रोजाना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, इससे निजात नहीं मिल पाया अभी तक। देखिए, जब मेरे पिता यहाँ से मंत्री रहे 10 साल, उस दौरान हमने वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज डलवाई पूरे शहर के अंदर, पर कुछ हिस्सा जो है जो नया बना उसके अंदर ये स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम नहीं डल पाया। मैंने जब अब की बार विधानसभा का सत्र हुआ था, पिछले विधानसभा सत्र के अंदर भी आवाज उठाई थी कि रेवाड़ी शहर के अंदर जल भराव होता है। जब उसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी देने लगे, तब उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर के अंदर वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम डल चुका है। उसके बाद मैंने इस विधानसभा सत्र के अंदर फिर से ये आवाज उठाई कि अगर आप ये मानते हैं कि रेवाड़ी शहर में वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम डल चुका है तो जल भराव क्यों होता है? तो जवाब वहां से ये आया कि 2 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। आज आप मेरे साथ रेवाड़ी शहर के अंदर चलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले 7 सालों में इन्होंने कोई विकास नहीं करा। आप देखिए, दिल्ली हमारा जो बाईपास के ऊपर फ्लाईओवर है, पिछले 4 महीने हो गए हमारे केंद्रीय मंत्री को बोलते हुए इस प्रशासन को कि वहां से जो पानी भर जाता है फ्लाईओवर के नीचे, उसको वो ठीक करा दे। मेरे को तो बड़ा दुख होता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री जो इतने बड़े नेता हैं हमारे इस प्रदेश के, उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। मैंने तो पिछले दिनों के अंदर आवाज उठाई थी कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो केंद्र मंत्री के कहने के ऊपर भी काम नहीं करते। तो मेरी तो लगातार प्रयास यही रहती है कि जितना हो सके लोगों के लिए हम लोग काम करें, और हो सकता है कहीं ना कहीं कमी हमारी रह गई हो कि क्योंकि हम सत्ता के अंदर नहीं है कि हम इतना काम नहीं करवा पाए। पर आने वाले समय के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमने और सारे मुद्दे उठाए, इन मुद्दों को भी हम उठाएंगे। अच्छा, सरकार कहीं ये जो कमी है, कहीं ना कहीं ये जो कमी है, ये सरकार की कमी है। आप देखिए, मैं एक विधायक हूँ, 2 साल हो चुके हैं। आदर्श ग्राम योजना के जो 2 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल विधायक को, अभी तक मुझे वो नहीं मिले हैं। 5 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई थी कि हर विधायक को मिलेंगे, मुझे अब तक वो नहीं मिले हैं। तो आप जब विधायक को ग्रांट ही नहीं दोगे तो विधायक काम कैसे करेगा? मैंने तो अब की बार भी इस सदन के अंदर ये आवाज उठाई थी कि क्या जो विपक्ष के विधायक हैं क्या उनको ग्रांट नहीं मिलेगी क्या?
उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल पाया है। तो मैं आपके माध्यम से भी आवाज उठाना चाहता हूँ कि विपक्ष का विधायक जो होता है वो भी चुना हुआ नुमाइंदा होता है, उसका भी अच्छा, फर्ज होता है उसमें जो 5 कि करोड़ प्रत्येक सत्ता विधायक के को देने की बात है चिरंजीव जी, जो 5 करोड़ प्रत्येक विधायक को देने की घोषणा थी, उसमें था कि आप प्रोजेक्ट बना करके भेजिए, वो सैंक्शन जो है वो डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा। तो आप भेज कुछ प्रोजेक्ट्स भेजें हैं? अगर भेजें तो किस तरीके के मैं प्रोजेक्ट्स आप? 2 करोड़ रुपए के लिए वैगी स्कीम के लिए मैं भेज चुका हूँ। मुझे तकरीबन 4-5 महीने हो गए भेजे हुए, मेरा वो पैसा रेवाड़ी आ भी चुका है। हाँ। और जो मेरे 5 करोड़ की बात कर रहे हैं उसके भी एस्टिमेट हम लोग भेज चुके हैं, उसका भी पैसा अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं जो ये कमी है, सरकार जो है सत्ता पक्ष की तरफ इतनी अंधी हो गई है कि उनको विपक्ष का विधायक दिखता ही नहीं है। इसका कारण ये है कि इनको जब समय मिले अपने घोटालों से तभी तो ये कुछ कर पाएंगे। कोविड के आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को दम तोड़ते हुए इस रेवाड़ी शहर के अंदर देखा, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन लोगों को, उन परिवार को जिनके लोग इस कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं, उनको क्या लगता होगा कि कैसे ये लोग सत्ता के विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, जो साफ तौर पे नकार देते हैं कि कोई भी व्यक्ति इससे नहीं मरा। एक हमारे सोनी जी हैं जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। मैं आपको साथ वहां पर लेके चलने को तैयार हूँ। उनका परिवार आपको बताएगा कि कितना दुख उन लोगों को इससे होता है। मैं कोविड जो पहली वेव आई थी उसके अंदर मैं पहला विधायक था जो आइसोलेशन वार्ड के अंदर, जो कोविड का वार्ड था उसके अंदर खुद चला गया था पीपीई किट पहनकर। मुझे क्योंकि इलाके की जनता के साथ प्यार है, और इन लोगों ने तब यहाँ तक कह दिया था कि हम विधायक के ऊपर केस दर्ज कर देंगे। जब मुख्यमंत्री स्वयं उस कोविड वार्ड के अंदर गए तब किसी ने ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ ये केस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पक्ष और विपक्ष का जो खेल है वो साफ तौर पे यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, इस पूरी बातचीत के हम आखिरी हिस्से में जा रहे हैं, तो कुछ मोटे तौर पर दो सवाल मेरे हैं। पहला तो यही कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, कोशिश आप कर रहे हैं, कुछ जगहों पर थोड़ी कामयाबी ज़रूर मिल रही है बार बार जोर लगाने से, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। समय अभी आपके पास 3 साल का और है, तो आप आश्वासन भी दे रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जो प्रशासन के साथ एक विपक्ष का विधायक होने के नाते प्रशासन के साथ तालमेल और सरकार के साथ तालमेल, इसमें कहीं कठिनाई है, या फिर कहीं आपको लगता है कि थोड़ा जोर अगर लगा दिया जाए तो विपक्ष का भले ही क्यों ना हो काम निकल ही जाते हैं? आप देखिए, ये सरकार पिछले 2 साल से तो अब है और 5 साल पहले रही। आप देखिए, बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है। आज नौजवान जो साथी है उनके पास रोजगार नहीं है। 28 पेपर हमारे जो युवाओं के हैं वो लीक हो गए हैं। उसके अलावा इन्होंने जो महंगाई है वो चरम के ऊपर है। 904 रुपए आज आपका गैस का रेट हो गया है। एक समय ऐसा था जब 650 रुपए की जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 904 रुपए हो गया है। आपका पेट्रोल का, डीजल का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। उसकी वजह से जो खाने की चीजें हैं वो सब चीज महंगी हो रही है। आप देखिए, इन्होंने एक 3 कृषि कानून जो ये लेकर आए, मैं आपका तालमेल जानना चाह रहा था। किसान भाई हैं, आज जो हमारे किसान भाई है वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों में भूमि अधिग्रहण बिल जो हमारी कांग्रेस सरकार लेके आई थी, जो राहुल गांधी जी लेके आए थे कि किसानों की जो जमीन है वो जबरन एक्वायर ना हो, ये 99 साल का पट्टा ले आए। इन्होंने जो आपकी प्रॉपर्टी आईडी बनती है उसके नाम पे कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। आज देखिए, करप्शन अपने चरम के ऊपर है। मैं आपके तालमेल और बात जानना चाहूंगा, सरकार से और प्रशासन से तालमेल के बारे में जानना चाहूंगा। के अंदर सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उनका आज तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया कि उसके अंदर कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों हाथों से इस जनता को लूटने लग रहे हैं। अच्छा, तालमेल मैं पूछना चाह रहा था चिरंजीव जी, यहाँ पर चेयरमैन बन गए। देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही है आपके पास, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सरकार के साथ और रेवाड़ी के प्रशासन के साथ तालमेल बना पाने में कितना सहज या असहज महसूस करते हैं? देखिए, मैं विधायक होने के नाते मैं तो हमेशा चाहता हूं कि प्रशासन के साथ हमारा तालमेल रहे, क्योंकि मैं वैसे ही विपक्ष का विधायक हूं। तो प्रशासन, आप जानते हैं कि विपक्ष के विधायकों की कितना सुनता है। फिर भी कुछ अधिकारी हमारे बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ तालमेल बैठाकर काम करते हैं। पिछले दिनों में जैसे कि मैंने बताया था, गंदा पानी धावड़ा की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको निजात दिलाने के अंदर जब हम लोगों ने
वहां पर प्रदर्शन किया, तो हमारे अधिकारियों ने हमारी बहुत मदद करी। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि यहाँ की जो जनता जब हमें चुनकर भेजती है, लाखों की बिल्कुल। जनता को यही अपेक्षा रहती है कि उनका विधायक उनके लिए काम कर सके, उनकी आवाज उठाए। तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश तो यही रही पिछले 2 सालों के अंदर कि जितना हो सके चलिए। अधिकारियों के साथ मैं लोग जी। तालमेल बैठाकर काम कर सकूं, और आने वाले जो हमारे 3 साल हाँ। आएंगे उसके अंदर भी मैं इसी बेबाकी के साथ अपनी आवाज उठाता रहूंगा। ठीक है। लोगों के हितों की काम करते रहेंगे। इस सरकार को हम जगाते रहेंगे। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का काम अब एक चिरंजीव आखिरी राव सवाल। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता करता रहेगा। अब एक आखिरी सवाल सर, हालांकि सदन में आपको एक निश्चित समय मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि समय की एक सीमा है, तो मैं चाहता हूँ केवल अगर 1 मिनट में आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि आने वाले 3 साल चिरंजीव राव के क्या टारगेट्स हैं, और क्योंकि आप यंग हैं, अभी समय राजनीति में बहुत लंबा आपको बिताना है, तो आने वाले और कुछ सालों में चिरंजीव राव अपने आप को राजनीति में कहाँ देखते हैं? देखिए, चिरंजीव राव ने 16 साल संगठन के अंदर काम किया है, तो मुझे हर तरह का पता है। मुझे सत्ता का भी पता है, विपक्ष का ही पता है। मैं अपने आप को ऐसी पहचान देखना चाहता हूं कि जब मेरी राजनीति का सफर खत्म होए तब लोग ये कहें कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुना था जिसने हमेशा हमारी बेबाकी के साथ हमारी आवाज उठाई, हमारे बीच में हमेशा रहा। ऐसा लोग मुझे याद करें। और जो आपने आने वाले 3 समय की बात करी, तो मेरे मुद्दे वही हैं। मैं चाहता हूं कि रेवाड़ी की जो साफ सफाई है वो बेहतर हो, जो गंदगी के ढेर शहर में लगे रहते हैं उससे निजात मिल पाए, हमारा जो मनेठी एम्स है वो बने। एक ही रेजिमेंट की मैंने मांग उठाई थी पिछले दिनों के अंदर। मैं उसकी आवाज भी लगातार उठाता रहूंगा, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो शहीदों की खान है। मैं यही चाहूंगा कि इन सभी मुद्दों को जो पिछले 2 साल में मैंने उठाए हैं, आने वाले 3 साल के अंदर भी चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, निजीकरण हो, युवाओं को रोजगार मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर हम ठीक है। आने वाले समय के अंदर चलेंगे। जी। और मेरी कोशिश यही रहेगी जी। कि जब लोग 5 साल बाद वोट डालने जब जाएं, तब वो यही कहें कि हमने जिसको चुना था हाँ। उसने हमारी आवाज भी उठाई, और ऐसे व्यक्ति को आने वाले समय के अंदर भी वो ऐसे ही प्यार देते रहे। ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया चिरंजीव, आप हमारे साथ जुड़े और अपने हल्के की और अपने राजनीतिक जीवन की आपने तमाम बातें हमारे साथ साझा की। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चिरंजीव राव हमारे साथ जुड़े, रेवाड़ी के विधायक हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव 6 बार जो विधायक बने रेवाड़ी से और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, दिग्गज नेता हैं। तो उनके पुत्र और अब अपनी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पहचान बनाने में लगे हैं। सदन के में मुद्दे उठाते ही हैं, जनता के बीच अपने क्षेत्र में भी मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं, जनता की आवाज़ पर फौरन पहुंचते हैं। तो एक बड़ा राजनेता के रूप में आने वाले समय में जनता इनको देखेगी और ऐसा कहेगी कि इनको सही हमने चुना और सही वोट दिया, ऐसा उनका मानना है और कहना है। 5 साल के बाद भी जनता उन्हें जब चुनेगी तो कहेगी कि हमने आवाज़ दी तो विधायक पहुंचा, ऐसा चिरंजीव राव कह रहे हैं। और सत्ता पक्ष पर भी काफ़ी आरोप उन्होंने लगाए कि विपक्ष का विधायक है, इसी वजह से उनको यहाँ के हालात दिखाई नहीं देते हैं। खैर, अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में चिरंजीव राव अपने 3 साल का ये पूरा कार्यक्रम जो है और कार्यकाल का जो वो करते हैं और रेवाड़ी की जनता की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से दूर करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।